नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। कल से रूस में, सोमवार से ब्रिटेन में कोरोना का टीका लगना शुरू हो जाएगा। भारत भी पीछे नहीं है। अगले कुछ हफ्तों में भारत में कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी, लेकिन सबसे पहले किसे मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये तमाम सवाल सबके जहन में है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें सरकार ने कोरोना वैक्सीन का खाका विपक्षी नेताओं के सामने रखा। स्वास्थ्य सचिव की ओर से एक प्रेजेंटेशन दिया गया है। एनडीटीवी को इसकी एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि हर भारतीय जिसे वैक्सीन देने की जरूरत है उसे वैक्सीन दी जाएगी। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि इस पर विवाद उठा था। यह कहा गया था कि क्या सभी भारतीयों को वैक्सीन लगाया जाएगा, तो इस पर सरकार ने स्पष्ट किया है कि हर वो भारतीय जिसे वैक्सीन देने की जरूरत है उसे वैक्सीन दी जाएगी। यानी यह तय किया जाएगा कि आपको वैक्सीन देने की जरूरत है या नहीं, उसके बाद ही यह फैसला होगा कि आपको वैक्सीन लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु आता है, उसमें यह कहा गया है कि भारत में वैक्सीन आने पर सबसे पहले 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स को यह वैक्सीन दी जाएगी। यह महत्वपूर्ण बात है कि 1 करोड़ वैक्सीन जो है वो तय हो चुकी है कि हेल्थ वर्कर्स को सबसे पहले दी जाएगी। ये कौन लोग हैं? इनमें कोरोना मरीजों के इलाज में लगे सरकारी और निजी अस्पतालों के डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, वार्ड बॉय, सारे लोग जो हेल्थ सर्विस में लगे हुए हैं, जो आपकी लगातार देखभाल कर रहे हैं, उनको सबसे पहले ये 1 करोड़ वैक्सीन दी जाएंगी। इसके बाद 2 करोड़ लोग वो आएंगे जो कि फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। ये फ्रंटलाइन वर्कर्स कौन हैं, इस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। सरकार ने इनकी पहचान की है। इसमें सुरक्षा बल, पुलिस, होमगार्ड, म्युनिसिपल वर्कर, ये तमाम लोग जो लगातार पिछले 10 महीनों से लगे हुए हैं, सड़कों पर दिख रहे हैं, व्यवस्था को संभाल रहे हैं, इन्हें 2 करोड़ लोग जो हैं इनकी पहचान की जा रही है, जिन्हें वैक्सीन दिया जाएगा। उसके बाद आता है प्राथमिकता वाला उम्र समूह। इसमें 27 करोड़ भारतीयों को चिन्हित किया गया है, जिन्हें इसके बाद वैक्सीन दी जाएगी। इसमें भी 2 कैटेगरी बनाई गई हैं। इसमें 50 साल से ऊपर के जो तमाम लोग हैं, सभी को वैक्सीन देने का फैसला किया गया है। इसके साथ साथ 50 साल से कम उम्र के ऐसे लोग जिन्हें पहले से कोई बीमारी हो, उन्हें भी ये वैक्सीन दी जाएगी। यह सरकार ने फैसला किया है। और वैक्सीन के जो लगाना है, किसे है, नहीं लगाना है, उसकी पहचान करने के लिए एक कोविन नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म बना दिया गया है। और इसमें हेल्थ केयर वर्कर्स जितने हैं देश भर के, उनके आंकड़े जुटाने का काम चल रहा है। तमाम राज्य सरकारों को, यूनियन टेरिटरीज को कहा गया है कि वो इसके लिए आंकड़े इकट्ठे करें। 8 दिसंबर तक ये तमाम आंकड़े जो है कोविन प्लेटफॉर्म पर लोड कर दिए जाएंगे, जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म है। और साथ ही यह भी तय किया गया है कि जो देश में मौजूदा वैक्सीन कार्यक्रम जितने भी चल रहे हैं, उन पर कोई भी असर नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए भी पूरी कोशिश की जा रही है कि ये वैक्सीन का जो कार्यक्रम होगा, ये मौजूदा कार्यक्रमों से अलग होगा। साथ ही सिरिंज, सुई, हम जानते हैं कि वैक्सीन लगाने के लिए जरूरत होगी, इन्हें जुटाने का काम भी युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। टीका लगाने वालों की पहचान की जा रही है। राज्य सरकारों को जिम्मेदारी दी गई है कि वो उनकी पहचान करें। उन्हें किस तरह की ट्रेनिंग देनी है, उसका मटेरियल भी तैयार किया जा रहा है। तो ये तो वो प्रेजेंटेशन का हिस्सा है जो आज विपक्ष के नेताओं को दिया गया सर्वदलीय बैठक में। इसके साथ साथ 5 डॉक्ट्रिन भी तैयार की गई है कि सिद्धांत क्या होगा जिसके आधार पर भारत का वैक्सीन कार्यक्रम चलेगा। इसमें सबसे पहला सिद्धांत यह है कि तकनीक के आधार पर लागू किया जाएगा। 1 साल या उससे अधिक का समय भी इस पूरे वैक्सीन के कार्यक्रम में लग सकता है, यह सरकार मान करके चल रही है। दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत यह होगा कि जो मौजूदा स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उनसे कोई समझौता नहीं होगा, उन पर किसी भी तरह का कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। भारत जहां की हर 6 महीने में, 8 महीने में चुनाव होते हैं, तो चुनावों का अनुभव, जो टीकाकरण का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम देश में चलता आ रहा है, उसमें जो अनुभव मिलते हैं उसका भी लाभ लिया जाए। तो यानी जो टीकाकरण का कार्यक्रम होगा, उसमें चुनाव जैसी व्यवस्था भी हो सकती है, जैसे पोलिंग बूथ बनता है वैसी भी कोई व्यवस्था हो सकती है। साथ साथ चौथा सिद्धांत आता है कि लोगों की भागीदारी इसमें सुनिश्चित की जाए कि जिन लोगों की पहचान की गई है उनको टीका लगना ही लगना चाहिए, ताकि जो कड़ी है, जो चेन है, उसको तोड़ा जा सके और कोरोना का संक्रमण आगे नहीं फैले। और साथ सबसे आखिरी जो 5वां सिद्धांत है वो ये है कि वैज्ञानिक और अन्य नियामकों पर कोई भी समझौता नहीं होगा। जो रेगुलेशंस हैं उन पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। अगर डॉक्टर्स कहते हैं, साइंटिस्ट अगर कहते हैं कि इसमें अभी भी थोड़ा समय लगने की जरूरत है, तो सरकार इंतजार करेगी। लेकिन जब तक वैज्ञानिकों की हरी झंडी नहीं मिलेगी, तब तक भारत अपनी ओर से टीकाकरण का कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ाएगा। और आज जो बैठक हुई है उसमें पीएम मोदी ने कहा कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना वैक्सीन भारत में आ जाएगी। उन्होंने जोर देकर के कहा है कि भारत में
8 वैक्सीनों पर अलग अलग काम चल रहा है। इन 8 में से 3 जो हैं वैक्सीन वो भारत की अपनी हैं और जैसे ही वैज्ञानिक मंजूरी देते हैं टीकाकरण का काम शुरू कर दिया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा है कि राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम चल रहा है। उन्होंने ये भी बताया है कि कोल्ड चेन और जो अन्य उपकरण इसके लिए जरूरत होगी उनको भी जुटाया जा रहा है, उस पर भी काम चल रहा है। केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारियों को मिलाकर के एक नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप बना दिया गया है जो इस पर आगे काम कर रहा है। जरूरतों के हिसाब से ये एक्सपर्ट ग्रुप अपने हिसाब से फैसला करेगा। आइए सुन लेते हैं पीएम मोदी ने इस पर क्या कहा है। करीब करीब 8 ऐसी संभावित वैक्सीन है जो ट्रायल के अलग अलग चरण में और जिनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही होनी है। भारत की अपनी 3 अलग अलग वैक्सीन का ट्रायल अलग अलग चरणों में है। एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे हैं कि अब कोरोना की वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। जैसे ही वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलेगी, भारत में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। तो जैसे हमने जानकारी दी है कि कोविन नाम का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है उस पर डेटा लोड किया जा रहा है। दिल्ली में भी ये डेटा इकट्ठा करने का और लोड करने का काम चल रहा है। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए एनरोलमेंट जो है वो शुरू हो चुका है। इसमें सभी हेल्थ केयर वर्कर्स का एनरोलमेंट किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने सभी स्वास्थ्यकर्मी वो चाहे सरकारी अस्पतालों में हो चाहे निजी अस्पतालों में उनकी सूची मांगी है। अस्पतालों, नर्सिंग होम, क्लिनिक आदि से यह सूची मांगी गई है। 5 दिसंबर की आधी रात तक ये एनरोलमेंट होगा और जैसा हमने अभी आपको बताया कि 8 दिसंबर तक इनको लोड करना जरूरी है। कई अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक जो है उन्होंने अपना डेटा भेज दिया है। हर तरह के हेल्थ केयर वर्कर्स को इसमें शामिल किया गया है। हमारे सहयोगी शरद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि दिल्ली सरकार पर बहुत करीब से नजर रखते हैं। शरद, ये जो पूरा हमने जानकारी दी है कि कोविन नाम का प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, इसमें हेल्थ वर्कर्स की पहचान की गई है, इनका डेटा 8 दिसंबर तक लोड कर देना सभी राज्यों के लिए, यूटी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। तो दिल्ली में जो काम चल रहा है इसमें हेल्थ वर्कर्स के साथ साथ क्या फ्रंटलाइन वर्कर्स की भी पहचान की जा रही है, क्या उनका डेटा भी जुटाया जा रहा है, किस तरह से डेटा जुटाया जा रहा है? देखिए, अभी जो आकलन है, वैसे तो सरकार ने सारा डेटा इकट्ठा कर लिया है हेल्थ केयर वर्कर का, लेकिन अभी क्योंकि ये मानते हुए कि हो सकता है कि सारा डेटा ना आया हो, तो दिल्ली सरकार ने पब्लिक नोटिस भी निकाला है कि अगर कोई कहीं रह गया है तो चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे नर्सिंग होम हो, चाहे क्लिनिक हो, किसी भी तरह की हेल्थ केयर सेटिंग हो जहां पर इलाज दिया जाता है, और किसी भी तरह के लोग हों, चाहे वो सफाई कर्मचारी ही क्यों ना हो, डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ तो है ही, सारे के सारे लोगों को ये कहा गया है कि आप इनका डेटा दीजिए जल्द से जल्द इसको देकर, और जैसा कि आपने भी बताया कि 8 दिसंबर तक इसको अपलोड करना है, से पहले अपलोड करना है, क्योंकि 8 दिसंबर से दूसरा काम शुरू हो जाएगा। अभी ये आकलन है दिल्ली सरकार का, कोई फाइनल तो नहीं हुआ है, लेकिन 40 से 50 लाख लोगों के लिए दिल्ली में सरकार ये उम्मीद कर रही है कि पहले फेज में वैक्सीन लगाने का काम हो सकता है। ये उसी के अंदर है जो आपने अभी बताया है कि करीब 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने का काम है पूरे देश में। तो दिल्ली सरकार 40 से 50 लाख की उम्मीद कर रही है कि पहले फेज में इतने लोगों को ये वैक्सीन दी जा सकती है। तर्क ये दिया जा रहा है कि क्योंकि दिल्ली के अंदर बड़ी संख्या में हेल्थ केयर सेटिंग है, हॉस्पिटल हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, सबसे ज्यादा मामले भी एक तरह से दिल्ली में आए हैं, काफी सारे मामले आए। तीसरी लहर भी यहाँ पर शरद आई है दिल्ली में, तो शायद इसीलिए प्रायोरिटी एरिया में ये होगा, दिल्ली हो चाहे मुंबई हो या इस तरह के जो बड़े शहर है। बिल्कुल, मैं वही बताने जा रहा था कि क्योंकि दिल्ली मेट्रो शहर भी है, तो इस वजह से ये भी है कि यहाँ पर लोगों को हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, ये वाली बीमारी भी हैं जो सरकार की प्रायोरिटी में है। तो न सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर, बल्कि ऐसे लोगों की संख्या भी दिल्ली के अंदर काफी है। तो इसीलिए 40 से 50 लाख लोगों की दिल्ली सरकार उम्मीद कर रही है कि पहले फेज में जो है इनको कवर किया जा सकता है। तो अभी बिल्कुल अंतिम चरणों में है डेटा का कार्यक्रम, और जैसे ये हो जाएगा सरकार जो है आगे केंद्र सरकार को भेज दी, और उसके बाद पता लगेगा कि दिल्ली की फाइनल लिस्ट क्या है, कितने लोगों के लिए दिल्ली जो है प्लान कर रही है। बिल्कुल शुक्रिया आपका शरद इस तमाम जानकारी के लिए। तो महत्वपूर्ण बात जो
आई है आज के प्रेजेंटेशन से निकल करके, वो ये है कि 50 साल से कम उम्र के भी जो लोग हैं वो उन 27 करोड़ लोगों में शामिल होंगे, लेकिन अगर उनमें कोई बीमारी, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, इस तरह की अगर कोई बीमारी पहले से है तो उनको भी टीका दिया जाएगा। साथ साथ 50 साल से ऊपर के जो तमाम लोग हैं उन्हें तो ये वैक्सीनेशन मिलना ही मिलना है, ये सरकार ने अपनी योजना बनाई है। तो ये पूरा खाका है जो तैयार किया गया है। आज सर्वदलीय बैठक में इसको विस्तार से रखा गया है विपक्षी नेताओं के सामने। फिलहाल हम हॉट टॉपिक में एक ब्रेक ले रहे हैं। महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका, 6 में से 1 सीट पर ही मिली जीत। महाविकास आघाड़ी को 4 सीटें, 1 सीट पर शिवसेना को हराकर निर्दलीय जीता। किसान आंदोलन को लेकर कर्नाटक के प्रधानमंत्री के बयान पर विदेश मंत्रालय ने वहां के उच्चायुक्त को तलब किया। कहा, आंतरिक मामले में दखल स्वीकार नहीं, आगे ऐसे किसी कदम से द्विपक्षीय रिश्तों पर पड़ेगा गंभीर असर। महाराष्ट्र के सोलापुर के एक शिक्षक रणजीत सिंह दिसाले ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित। बच्चियों के लिए शिक्षा को बेहतर करने की भूमिका के लिए $10 लाख यानी 7 करोड़ 38 लाख की पुरस्कार राशि मिली। उप विजेताओं के साथ बांटी आधी रकम। दक्षिण भारत में बुरेवी चक्रवात की वजह से तेज हवाएं और बारिश का कहर जारी। रामेश्वरम में पिछले 3 दिनों से बिजली गुल। चेन्नई, पुडुचेरी और कोझिकोड में जलजमाव से लोग परेशान। मुंबई के अलीबाग के अन्वय नाइक खुदकुशी मामले में पुलिस ने चार्जशीट दायर कर दी है। चार्जशीट में अर्नब गोस्वामी, फिरोज शेख और नीतीश सारडा को आरोपी बनाया गया है। तकरीबन 1900 पन्नों की चार्जशीट में 65 के करीब गवाहों के बयान संलग्न किए गए हैं। धारा 306 के तहत आरोप लगाया गया है। हमारे एसोसिएट एडिटर क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन सुनील सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, क्या जानकारी है, पुलिस ने क्या आरोप लगाए इस पर? अखिलेश, देखिए, आरोप तो वही है, खुदकुशी के लिए उकसाने का 306 और 34 लगाया गया है, क्योंकि इसमें कुल मामले में 3 आरोपी हैं। लेकिन जो अहम बात है वो यह है कि कल ही अर्नब गोस्वामी ने एक अर्जी देकर जो जांच चल रही थी अलीबाग पुलिस स्टेशन की, उस पर स्टे लगाने की मांग की थी और कहा गया था कि जांच वहीं पर रोक दिया जाए। और क्योंकि मामला चूंकि ऊपरी अदालत में पेंडिंग है, लेकिन उसको देखते हुए आज हम देखें तो आज ही जो है कि अलीबाग पुलिस ने चार्जशीट दायर कर दी और उसमें तीनों को आरोपी भी बना दिया है। यानी कहीं न कहीं अगर मामला ट्रांसफर किया जाता सीबीआई को लेकर, जैसा कि लग रहा था, उससे बचने के लिए, और अगर स्टे लग जाता तो जांच बंद हो जाती, उससे बचने के लिए अलीबाग पुलिस ने आनंद फानन में आज चार्जशीट उसमें दायर कर दी है और तीनों को आरोपी बनाया है, जिसमें अर्नब है, फिरोज शेख है और साथ ही नीतीश सारडा है। और लगभग 1900 पन्नों की पेज में 65 गवाहों का बयान दर्ज किए गए हैं और पुख्ता आरोप बताते हुए ये 306 के तहत ये चार्जशीट दायर की गई है। शुक्रिया सुनील आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हॉट टॉपिक में आज इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक के बाद खबरों की खबर लेकर आ रहे हैं हमारे सहयोगी संकेत उपाध्याय।